मैं एक शिक्षक के रूप में यहाँ आया हूँ और ये कास्ट और क्लास से ऊपर उठ करके मुझे देखा जाए तो ज़्यादा ठीक होगा, बेहतर होगा। एक शिक्षक बनना तो लगता है कि सबसे ज़्यादा ठीक है। हम किसी को भी बच्चों को कुछ कह सकते हैं, उसको डांट सकते हैं, उसको बता सकते हैं। प्रयोजनमूलक रहा, ये फंक्शनल भी बन गया है और रोज़गार के क्षेत्र में भी हिंदी की स्थिति मजबूत हुई है। तुलसी कबीर हमारे आदर्श हो सकते हैं सामाजिक जीवन के लिए, वैयक्तिक जीवन के लिए, लेकिन भौतिक जीवन के लिए जो रोज़गार के साधन हैं वह उस तरह के साहित्य को पढ़कर बहुत संभव नहीं है कि हम प्राप्त करें। आज की जो पत्रकारिता है बराबर मैं देख रहा हूँ कि वो पार्टी आधारित पत्रकारिता लोग कर रहे हैं। खास करके मैं विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए बच्चों को कैसे पाठ टेक्स्ट उपलब्ध करवाई जाए, इसके लिए मैं लिखता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज़ बिहार और मैं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, पटना विश्वविद्यालय का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है और कहीं ना कहीं पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर दिलीप राम सर आसीन हुए हैं और कहीं ना कहीं पटना विश्वविद्यालय में एक इतिहास के पन्नों में यह अंकित हो गया है कि एक दलित प्रोफेसर आज विभागाध्यक्ष की कुर्सी पर आसीन हुआ है। सर, अभी 86 साल के बाद क्या कहना चाहेंगे? 2-3 दिनों से ये शब्द घूम फिर करके मेरे पास दलित शब्द आ ही जा रहा है। मैं तो असमंजस में पड़ जाता हूँ कि क्या बोलूँ, कहना क्या है मुझे। मैं एक शिक्षक के रूप में यहाँ आया हूँ और ये कास्ट और क्लास से ऊपर उठ करके मुझे देखा जाए तो ज़्यादा ठीक होगा, बेहतर होगा। आपके अगर प्रारंभिक जीवन की बात की जाए तो आपने उस गरीबी को देखा है। आप कक्षा में चर्चा करते हुए नज़र आ जाते हैं कि मैंने उस गरीब को देखा है। कहीं ना कहीं जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने उन चीज़ों को देखा था जो समाज में घटित हो रही थी और आज का दौर कहीं ना कहीं उसमें बदलाव भी आया है। तो सर, आप जब प्रारंभिक अपने जीवन में जब पढ़ाई लिखाई करते थे और आपने BPSC भी निकाला है, तो अचानक से शिक्षण कार्य चुनना कितना कठिन रहा या फिर सहज रहा? आप तो यहाँ के विद्यार्थी भी रहे हैं और अच्छे विद्यार्थी रहे हैं। ये शिक्षण कार्य चुनना, इस क्षेत्र को चुनना, मैं बता दूं कि मेरा नामांकन मेरे गांव के ही मिडिल स्कूल है, उसमें 5वीं कक्षा में करवाया गया था। नामांकन के बाद मैं जब 5वीं कक्षा में अपने वर्ग में पढ़ने के लिए गया, तब एक गुरुजी थे जो संस्कृत पढ़ाते थे, माधव बाबा हम लोग उनको कहते थे। उन्होंने प्रश्न किया था कि तुम क्या बनोगे पढ़ लिख करके। तो कक्षा में मैं देखता था कि विद्यार्थी 10, 20, 30 बैठे हुए हैं। गुरुजी किसी को भी डांट दे रहे हैं, किसी को भी मार दे रहे हैं, किसी बात के लिए कोई प्रतिवाद नहीं है। तो एक शिक्षक बनना तो लगता है कि सबसे ज़्यादा ठीक है। हम किसी को भी बच्चों को कुछ कह सकते हैं, उसको डांट सकते हैं, उसको बता सकते हैं, हमारा प्रतिवाद कोई नहीं कर सकता है। और सही मायने में अगर आप सही शिक्षक हैं तो प्रतिवाद की स्थिति नहीं बनती है। तो मुझे लगा कि एक शिक्षक बनना ही ठीक है, तो ये मेरे ज़हन में था। सर, हिंदी विभाग यूँ कहें तो हिंदी विभाग का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है या फिर इतिहास कहें तो, और पटना विश्वविद्यालय खासकर, तो आने वाला समय हिंदी विभाग के लिए आप क्या करने वाले हैं और क्या क्या बदलाव आएंगे? जो चीज़ अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है उन चीज़ों को कैसे पूर्ण करेंगे? जी, ये हिंदी विभाग 1937 में स्थापित हुआ। ईश्वर दत्त इसके प्रथम अध्यक्ष रहे। बड़े नाम आलोचना के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में नलिन विलोचन शर्मा जी, देवेंद्रनाथ शर्मा जी, केसरी कुमार, राम खेवलावन राय, गोपाल राय,
जैसे शिक्षक के यहाँ रहे, और वह एक समय था कि बड़े स्कॉलर भी यहाँ से निकले। लेकिन आज जो समय है वह उस समय और उस समय के दौर से बिल्कुल भिन्न है। शिक्षा की पद्धतियाँ बदली हैं, प्रतिस्पर्धा बढ़ा है। उस समय छात्रों की संख्या 10, 15, 20 होती थी। आज 80, यूँ कहिए कि 160 विद्यार्थी आज पढ़ रहे हैं, जो निर्धारित सीट है। बच्चों को छांटना पड़ता है एडमिशन के समय। तो प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, शिक्षण पद्धति में बदलाव आया है। भाषा और साहित्य का संबंध मात्र अपने मातृभाषा या मातृवर्ग की भाषा से नहीं रही, बल्कि अंतर्वैभाषिक स्थिति बनी है, अंतर डिसिप्लिनरी स्थिति बनी है, अन्य विषयों से भी इसका जुड़ा हुआ है। तो काफ़ी स्वरूप बदल गया है इसका। वो परंपरागत स्वरूप नहीं रहा, प्रयोजनमूलक रहा, ये फंक्शनल भी बन गया है। और रोजगार के क्षेत्र में भी हिंदी की स्थिति मजबूत हुई है। तो एक बदलाव तो आया है। दूसरी बात ये कि आप क्या करना चाहेंगे, तो जो महान हमारी परंपरा रही है पठन पाठन को लेकर के, योग्य पीढ़ी तैयार करना, ताकि समाज को वह पीढ़ी एक नई दिशा दे सके, समाज की जिम्मेवारियों को समझ सके, राष्ट्र की जिम्मेवारियों को समझ सके, और अपना संपूर्ण जीवन जो है जिम्मेवारियों के आलोक में वह एक मानवतावादी दृष्टिकोण को लेकर के राष्ट्र के लिए काम करे। तो मेरा प्रयास रहेगा कि वर्ग नियमित हों। जैसा कि आप लोग खुद जानते भी हैं, आप यहाँ के विद्यार्थी रहे हैं, तो नियमित वर्ग चलता भी है। स्तरीय शिक्षण कार्य हों, शोध कार्य गुणवत्तापूर्ण हों, और रोजगार के अवसर को देखते हुए बच्चों में एक प्रकार की चेतना और जागृति पैदा की जाए, उन्हें मोटिवेट किया जाए। केवल साहित्य और तुलसी और कबीर को पढ़ लें, इससे जीवन चलने वाला नहीं है। उससे आगे की बात भी है, जीवन कैसे चलाना है, इसको रोजगार पर कैसे बनाना है। तुलसी कबीर हमारे आदर्श हो सकते हैं सामाजिक जीवन के लिए, वैयक्तिक जीवन के लिए, लेकिन भौतिक जीवन के लिए जो रोजगार के साधन हैं वह उस तरह के साहित्य को पढ़कर बहुत संभव नहीं है कि हम प्राप्त करें। तो जो स्थितियाँ बदली हैं, तो हिंदी को भी रोजगार की भाषा के रूप में विकसित करना ये मेरा ध्येय रहेगा कि किस तरह से ज़्यादा इसमें रोजगार प्राप्त हो सके। क्योंकि मीडिया के क्षेत्र में जो आप दिखाई दे रहे हैं, अपना इनका भी चेहरा दिखाई दे रहा है ना, तो आप भी हैं। तो एक रोजगार परक जो परिवेश यहाँ निर्मित हुआ, उसका परिणाम है कि आप हैं और कहीं ना कहीं समाज के लिए काम कर रहे हैं, शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। तो ये मेरी प्राथमिकता हो। सर, हिंदी पत्रकारिता पे आए हैं, आपका इस पे अध्ययन बड़ा ही खास रहा है और कहीं ना कहीं आप इस विषय में काफ़ी जानते हैं। तो आज का दौर जो है हिंदी पत्रकारिता, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हिंदी पत्रकारिता के संबंध में, यहाँ तो पत्रकारिता विभाग की पढ़ाई भी होती है। पत्रकारिता का जहाँ तक सवाल है, जोखिम और जिम्मेवारियों से भरा ये क्षेत्र है। जोखिम भी उठाना है, जिम्मेवारियों का निर्वाह भी करना है, और एक ऐसे परिवेश का निर्माण करना है जो भेद रहित हो, भेद न हो, समरसता की स्थिति कायम करे और सच्चाइयों को दिखावे। और आज की जो पत्रकारिता है, बराबर मैं देख रहा हूँ कि वो पार्टी आधारित पत्रकारिता लोग कर रहे हैं, खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग। प्रिंट मीडिया में तो है, लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जो सीधे जनता को प्रभावित करती है, तो हम देखते हैं कि जिसकी सत्ता होती है उसी का लोग राग अलापने लगते हैं। और यह स्थिति हम देख रहे हैं लगातार कि सत्ता का गुणगान करना है
यानी चारण संस्कृति जिसको हम कह सकते हैं। भाटों की संस्कृति जो थी, चारणों की संस्कृति थी, राजाश्रयी कवियों की जो संस्कृति थी, वही संस्कृति इसमें भी विकसित हो रही है। ये प्रजातंत्र के लिए, स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए ठीक नहीं है। सर, आपने आप लेखन कार्य भी करते हैं और कहीं ना कहीं पढ़ाने के साथ साथ लिखना, आपकी संदेश रासक और पृथ्वीराज रासो स्वतंत्र पुस्तक आपने लिखा है, तो इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए समय कैसे निकाल पाते हैं आप? समय निकाल लिया जाता है। यहाँ से जाने के बाद मेरा रूटीन वर्क है, यहाँ तो व्यस्त रहता हूँ, लेकिन शाम को मैं जब जाता हूँ घर पर तो नाश्ता पानी करने के बाद कम से कम 3 घंटा मुझे समय मिल जाता है, यानी 6:30 से लेकर के 9:30 तक। उसके बाद आधा घंटा खाना खाए और सो गए 10 बजे। सुबह उठते हैं तो फिर 1.5-2 घंटा समय देते हैं, पहले पढ़ते हैं, उसके बाद फिर लिखने का काम करते हैं। और ये मेरा जो काम है वह मूलतः बच्चों के लिए है, विद्वानों के लिए नहीं है। विद्वानों के लिए मैं लिखता ही नहीं हूँ, क्योंकि विद्वानों के लिए लिखना एक बहुत जोखिम भरा काम है। मैं विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए बच्चों को कैसे पाठ टेक्स्ट उपलब्ध करवाई जाए, इसके लिए मैं लिखता हूँ। सर, जो छात्र देख रहे हैं आपको अभी, जो पूर्ववर्ती छात्र हैं या फिर जो भी वर्तमान के छात्र हैं, उनके लिए एक आपका संदेश क्या होगा? अभी जो भी बैच मेरे समय में यहाँ से पूर्ववर्ती छात्र यहाँ से गए, यहाँ से कुछ सीख करके ही गए हैं, और मुझे लगता है कि उन पर विचारों को थोपा नहीं विभाग ने कभी, किसी शिक्षक ने। सबसे खुशी की बात है कि उनका स्वतंत्र अस्तित्व प्रकाश में आया है। वे सभी अपने वजूद को, अपने आइडेंटिटी को, अपनी अस्मिता को और अस्मिता बोध के साथ काम कर रहे हैं। तो एक उनका स्व का व्यक्तित्व विकसित हुआ है, और ये विभाग के लिए सबसे बड़ी बात है। और मैं चाहूँगा कि वे लोग भविष्य में जैसे आप हैं और ऊंचाइयों को प्राप्त करें, और जब आप ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे तो विभाग भी उससे अछूता नहीं रहेगा। और इस विभाग की गरिमा इस बिल्डिंग से नहीं, ब्लैक बोर्ड से नहीं, विभाग की गरिमा जिस तरह फुलवारी में फूल से, बगीचा में फूलों से होता है, उसी प्रकार इस विभाग के ये विद्यार्थी जो हैं पूर्ववर्ती, वो सब फूल हैं। वो खिलेंगे, लहलहाएंगे तो बगीचा का नाम होगा। बगीचा कोई ये नहीं है, शब्द नहीं है, वो फूलों का एक संगठित और सामूहिक रूप है, जिसमें नाना प्रकार के फूल हैं, नाना प्रकार के सुगंधियाँ हैं, और सभी अपनी सामाजिक जिम्मेवारियों का निर्वाह करें। बिल्कुल, कितनी अच्छी बात सर ने कही कि बगीचे के ये सभी फूल हैं जो कहीं ना कहीं अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। आप दिलीप राम सर को सुन रहे थे और देख रहे थे। आप सर के बारे में क्या सोचते हैं? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे मंथन न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।